ललित साहब, आपसे समझूंगा, आपने काफी बारीकी से युद्धों को देखा है, आपने रणनीतियों को भी देखा है। ये जो ईरान दावा कर रहा है कि जो उसका यूरेनियम है वो सुरक्षित है, जो अमेरिका ने अटैक किया था वो इतने बड़े पैमाने पर नहीं हुआ कि वहां तक वो पहुंच पाता, इन तमाम बातों से क्या कुछ लबुलबाब निकलता नजर आ रहा है? ललित साहब। शहनाज भाई, आपको और आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, ये ईरान युद्ध, जो ईरान इजराइल युद्ध हुआ है जिसमें अमेरिका कूदा कि उन्होंने फोर्दो की साइट को बर्बाद करना था। देखिए, ईरान का न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है वो आज का तो है नहीं, ये 1950 से शुरू हुआ है और उसके बाद कुछ पिछले 10-15 साल से उसने तेजी बहुत पकड़ी थी। तो देखिए, कोई भी देश क्या इतनी मेहनत से बनाए हुए अपने सेंट्रीफ्यूजेस को, अपने बनाए हुए यूरेनियम को इतना बर्बाद होने देगा? कोई भी देश, चाहे हम हैं, चाहे इजराइल है, यूएसए है या खुद रशिया वगैरह, क्या एक ही जगह पे पूरी की पूरी चीज रखेगा? ये समझदारी बिल्कुल नहीं होगी। क्या अमेरिका इस चीज को नहीं जानता कि एक ही जगह पे होगा? देखिए, दूसरी बात, यह कहा जाता है कि पिछले कुछ सालों में 2023 तक ये लोग 60% यूरेनियम एनरिच कर चुके थे। एक ही सेंट्रीफ्यूज नहीं, हजारों सेंट्रीफ्यूज इन लोगों के पास हैं। क्या उन्होंने एक ही जगह पे लगाए होंगे? 3 चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। पहली, किसी भी न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए उनके साइंटिस्ट, उनका बैकअप सिस्टम, साथ में उनकी जो लगातार अपग्रेडेशन होती है नॉलेज की, क्या इसमें कहीं पर भी ईरान में कमी आई है? मैं नहीं मानता। दूसरा, क्या उनकी सप्लाई चेन, देखिए यूरेनियम उनको उनकी साइट से, क्या वो साइट्स बर्बाद हो गई हैं? क्या एक ही साइट थी? नहीं। यूरेनियम उनको यदि अपनी जगह से नहीं मिलता तो क्या दूसरे देशों से नहीं मिलेगा? क्या चाइना, चाहे नॉर्थ कोरिया या रशिया उनको यूरेनियम नहीं देगा? देगा, जरूर देगा। और तीसरी जो बात है क्या प्रोसेसिंग की, तो ये मानना कि पूरा का पूरा बर्बाद हो गया, ये डेफिनेटली उन लोगों ने शिफ्ट किया है। और ये तो पहले एंटिसिपेट किया जा रहा था कि अटैक होगा, और अटैक इसीलिए होगा कि उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बर्बाद किया जा सके। पर एनरिच यूरेनियम जो उनका है उन्होंने जरूर शिफ्ट किया होगा। ये जो 16 ट्रक देखे गए हैं फोर्दो के पास, और जो नई साइट है, देखिए इतनी लेट ये साइट का पता करना, आई थिंक ये तो शायद अमेरिका और इजराइल की भी गलती है। एक ही साइट नहीं होगी, बहुत सारी साइट होंगी, और छुपाने के लिए चाहिए क्या उनको? इक्विपमेंट उनका पास पूरा है। जमीन के नीचे की टनलिंग की टेक्नोलॉजी जो उन लोगों ने डेवलप की है, जो हम हमास में भी देख चुके हैं। इजराइल के भी दांत खट्टे हो गए थे इन टनल्स को बर्बाद करते करते, और ये टनलिंग की टेक्नोलॉजी में ईरान के लोग जो उनकी प्रॉक्सीज हैं वो बहुत परफेक्ट हैं। तो इस लिहाज से ये कहना कि ये यूरेनियम पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, ये बिल्कुल गलत होगा। वो शिफ्ट कर चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपसे मैं एक संक्षेप में और एक सवाल पूछना चाहूंगा, फिर प्रोफेसर साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। ललित जी, अगर जो अमेरिका का अटैक हुआ है, क्या आपको लग रहा है ये अटैक इजराइल के कहने पर अमेरिका ने कर दिया कि हाँ हम आपके साथ खड़े? अमेरिका को भी इस बात का एहसास है कि जो यूरेनियम की क्षति होनी चाहिए थी वो इतने बड़े पैमाने पर ईरान की नहीं हुई है, क्योंकि वो एक ही जगह थोड़ी ना इतने बड़े पैमाने पर ये जो परमाणु बम बनाने की प्रक्रिया कर रहा है एक ही ठिकाने पर रखता होगा। ललित साहब, देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान इजराइल युद्ध में इजराइल ने, नेतन्याहू ने ट्रंप को घसीट लिया है। मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जो अमेरिका का है इसके अंदर, ये शायद नहीं होना चाहिए था। यदि आप ओबामा की पॉलिसीज को देखिए, देखिए अभी भी इनका जो प्रोग्राम है वो 4 साल 5 साल पीछे गया है। लेकिन अगर ओबामा की पॉलिसी देखिए, जब उन्होंने ओबामा के नेगोशिएट किया था तो वो प्रोग्राम 15 साल पीछे चला गया था। हाँ। क्या हम वही पॉलिसी वापस नहीं कर सकते थे? जरूरी था कि स्ट्राइक करना। अब हाँ। आपने दुश्मनी के अंदर वायलेंस लेकर के आ गए हैं। पहले आपकी दुश्मनी थी तो शब्दों तक थी, आप अब वायलेंस लेकर के आ गए हैं, और ये वायलेंस के कारण ये बहुत देर तक ईरान की लीडरशिप, हाँ। ईरान का इंटेलिजेंसिया और ईरान की पब्लिक याद रखेगी। हाँ। तो मेरे ख्याल से अमेरिका को घसीटा गया है और अमेरिका इसमें इन्वॉल्व हुआ है, जो शायद फैटल होगा या नहीं होना चाहिए था।
ठीक है। हाँ, आज उसको की बिल्कुल स्थिति उसको को लेकर, देखिए। हाँ उसको लेकर वो लगातार जो है वो तैयारी भी कर रहा है। ललित साहब, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, जब आईएईए साइट का निरीक्षण करने की मांग करता है तो ईरान साफ तौर पर मना कर देता है कि इसमें आप दखल ना दीजिए। एक तो ये मेरा सवाल है कि आखिर अगर आप परमाणु बम नहीं बना रहे हैं, आप दुनिया को ये मैसेज दे रहे हैं कि ईरान जो है वो इस तरह की गतिविधियों में नहीं है, तो अगर आईएईए निरीक्षण की बात करता है तो आप उसको कार्रवाई करने दें। और दूसरा सवाल मेरा ये कि जो इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध हुआ है, क्या ईरान ने एक मैसेज दे दिया कि ईरान को इराक, सीरिया, अफगानिस्तान बनाना इतना आसान नहीं है? जो अमेरिका की पॉलिसी रही है, जिस तरीके से उन्होंने मिडिल ईस्ट के अंदर अपनी राजनीति की है, जिस तरीके से अपनी पॉलिसियों को थोपा है, ईरान के ऊपर वो पॉलिसियां नहीं चलेंगी। ललित साहब, देखिए शहनवाज भाई, जहां तक आईएईए का सवाल है, ईरान की जो लीडरशिप है उसने बोल दिया है आप अपना काम कीजिए, हम आपको दखल अंदाज नहीं करने देंगे। देखिए इसके पीछे कारण क्या है, वो ये मानते हैं कि जो उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट की जो इंफॉर्मेशन है ये लीक आईएईए के थ्रू की गई है। आज उनके टॉप 9 साइंटिस्ट को मार दिया है यहां पर, तो वो इंफॉर्मेशन कहां से आई, कौन है ये साइंटिस्ट? जो आईएईए जो अब तक वहां पे प्रेजेंस बनाए हुए था और इंस्पेक्शन किया करता था, उसने ऑब्वियसली उनका ये मानना है, और इसमें बहुत हद तक सच्चाई भी है कि आईएईए ने जब इनके जो डेटा जो लीक किया है, किन साइंटिस्टों से बात हुई, कहां पर क्या हुआ, तो इजराइल ने उसका फायदा उठाया और इनको टारगेट किया है। तो इसलिए आईएईए का इस पर्टिकुलर, क्या आईएईए की प्रेजेंस नहीं थी वहां पर? ये थी, लेकिन अब उनको शक हो गया है कि आईएईए एक्चुअली में एटॉमिक एनर्जी का काम नहीं कर रहा है, स्पाइंग का काम भी कर रहा है, और इस लिहाज से वो उसको बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। जहां तक आपका ये सवाल है कि क्या ईरान इराक की तरफ जाता, देखिए ईरान को इराक की तरफ जाने के लिए अमेरिका को बूट्स ऑन द ग्राउंड चाहिए था, और किसी भी कीमत पर इजराइल के अंदर ना तो वो ताकत है, 1 लाख सैनिक हैं सिर्फ उनके पास लड़ने के लिए, उसमें से कई हजार सैनिक इस टाइम पे इन्वॉल्व हो रखे हैं हमास के साथ में, और अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहेगा। अफगानिस्तान, वियतनाम उनके सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। साथ ही साथ उनके साथ इस टाइम पर जो इराक और कुवैत के लाग में हुआ है वो भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। बहुत बड़ा डिससेटिस्फैक्शन होता है अमेरिका के अंदर, तो किसी हालत में ये नहीं चाहेगा कि उसके बूट्स ऑन द ग्राउंड, जमीन पर सिपाही उतारे जाएं। तो किसी भी कीमत पर ईरान का हाल इराक जैसा इम्पॉसिबल होना, क्योंकि ईरान के साथ दूसरे देश जैसे रशिया है, जिस टाइम पर वो फायदा उठाएगा कि डील करने के लिए अमेरिका के साथ में, कि जो यूक्रेन की डील है वो ईरान के थ्रू हो सकती है, और चाइना भी साथ ही साथ में इस टाइम पे ये फायदा उठाएगा कि अमेरिका यदि डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है तो ऑब्वियसली उसकी इकोनॉमी और मिलिट्री पावर को दुनिया रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देगी। तो अमेरिका किसी भी हालत में इराक का हाल ईरान में नहीं कर सकता। बिल्कुल, क्योंकि अगर 57 मुस्लिम कंट्रियां हैं, पाकिस्तान को इतना कोई सीरियस लेता भी नहीं है, वो इतना कर्जे में डूबा हुआ है कि उसे कोई भी देश कभी भी आए मारे और वो चला जाए। लेकिन अगर ईरान अगर यूरेनियम बना लेता है, परमाणु बम बना लेता है कर्नल साहब, तो ये जो मुस्लिम वर्ल्ड है, जो मुस्लिम जो देश हैं, उनके लिए एक चिंता का विषय हो जाएगा, क्योंकि ईरान एक तो शिया मुल्क है और बाकी जो देश है वो सुन्नी बहुल क्षेत्र माने जाते हैं। तो एक जो दबदबा ईरान का बनेगा वो पूरे वर्ल्ड के ऊपर, मुस्लिम क्षेत्र के ऊपर बनेगा, और हो सकता है कि पीठ पीछे जो गल्फ कंट्रियां वो भी ना चाह रही हो कि ईरान जो है वो परमाणु सक्षम बन पाए। कर्नल साहब, शहनवाज भाई, देखिए आपने एक ये सवाल जो उठाया है कि क्या ईरान यदि न्यूक्लियर वेपन बना लेता है तो क्या ये मिडिल ईस्ट के लिए ही खतरा है? मैं आपको उससे 70-80 साल पीछे लेके जाना चाहता हूं। देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मिडिल ईस्ट का था क्या? जब तक ऑयल की डिस्कवरी नहीं हुई थी या इतना बड़ा ऑयल नहीं आया था, तो इस इलाके, इस खित्ते की तो दुनिया को जरूरत ही नहीं थी शायद। ये सिर्फ एनर्जी का एक वो है, और ये एनर्जी भी कितने साल तक रहेगी? तो आप ये देखिए कि ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, टर्की ये आपस में ही उलझे हुए हैं, लेकिन क्या ये एक दूसरे को खत्म करेंगे? बिल्कुल नहीं, ये हो ही नहीं सकता। आप वो 100 इयर्स वॉर जो सिविलाइजेशन के वार बोलते हैं हम, जो ईसाइयों के बीच में, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच में हुआ था, उसमें तो कोई शिया सुन्नी वाली बात नहीं थी। ये हमारे सामने इतिहास पुराना खुला हुआ है। जब एग्जिस्टेंस में खतरा आएगा तो सब इकट्ठे हो जाएंगे। मैं बिल्कुल नहीं मानता कि यदि ईरान, हाँ
ईरान की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। लेकिन शिया हैं कितने? टोटल मिलाकर के 8 करोड़ शिया हैं उस इलाके के अंदर, जबकि सऊदी अरेबिया, टर्की वगैरह सब मिलाकर के, टोटल मिलाकर के जो हैं, ये खुद मिलाकर के 42-43 करोड़ लोग हैं। तो जहां तक ये कहना कि कतर, सऊदी अरेबिया ये सब डर जाएंगे इस लिहाज से, नहीं। क्या अमेरिका इनको अपना एम्ब्रेला नहीं देगा जब उसने अपने एम्बेसीज वहां पे बनाए हुए हैं? मैं ये मानता हूं कि कल ईरान यदि बोल दे कि अमेरिका आप अपना कतार से हटा करके बेस यहां बना दीजिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये उसको बोलेगा आप ठीक है, आप खुद एटम बम ले लीजिए, मुझे उसकी कोई परेशानी नहीं है। अमेरिका एक बहुत बड़ी चाल खेल रहा है कि इस इलाके के अंदर। वो क्यों खेल रहा है? क्योंकि देखिए, इजराइल के बाद सबसे ज्यादा यहूदी कहीं हैं तो अमेरिका में हैं, लेकिन फाइनेंशियल पावर और टेक्नोलॉजिकल पावर ज्यूज के हाथ में है। यदि आप देखिए कितने ज्यूज अमेरिका से एनलिस्ट हुए थे जब ये लड़ाई शुरू हुई थी, हजारों की संख्या में उनके पास कम से कम 5.5 से 7 लाख जूस इस टाइम पर वहां पर हैं। 5.5 लाख में से 70 से 80 हजार ने एनलिस्ट किया था कि हम वापस वहां लड़ने के लिए जाने वाले हैं। तो मेरा यह मानना है कि ईरान यदि न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर भी लेता है तो ये बिल्कुल भी खतरा नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों सब मिलकर के आ जाएंगे और ये कहेंगे कि हम आज पावरफुल हैं, तो इसलिए पावरफुल है कि हम सब संगठित हैं। ओके सर, ओके ललित साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।